साथियों, मैं भूमिका खेल समय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो खराब। लेकिन आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में दो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस कहावत को सिरे से खारिज कर दिया है। जी हाँ, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं योगेश जी का और सतेन जी का, जिन्हें राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन ही खेल अलंकरण से सम्मानित किया गया है। तो योगेश जी और सतेन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए अब हम इन्हीं से जानते हैं कि ऐसी क्या खासियत थी जो आज इस अलंकरण से उन्हें सम्मानित किया गया है, और ना केवल खासियत बल्कि इसके पीछे का संघर्ष भी आज हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सतेन जी से बात करते हैं। सर, आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको किस क्षेत्र में इस अलंकरण से सम्मानित किया गया है और ये किस उपलक्ष्य में दिया जाता है। थैंक यू सो मच। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये साहसिक तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2019 हमको पहली बार देश में पैरा किसी स्विमर को दिया गया है, क्योंकि नोर्गे तेंजिंग पहले माउंट एवरेस्ट थे जो इंडिया के, उनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। ये 3 विधाओं में दिया जाता है, ये सी में, वाटर में और एयर में। तो जिसमें हमें सी में हमको दिया गया है, और ये एडवेंचर स्पोर्ट के लिए दिया जाता है। इसके लिए हमने अभी तक काफ़ी एडवेंचर स्विमिंग की है। जैसे 2017 में मैंने जो बॉम्बे का जो स्विमिंग है वहाँ 33 किलोमीटर्स 5 घंटे 42 मिनट में, और इंग्लिश चैनल रिले के माध्यम से 2018 में वो 12 घंटे 42 मिनट में, और लास्ट ईयर मैंने कैटलिना चैनल जो 42 किलोमीटर्स है जो 11 आवर्स 39 मिनट्स में इसको क्रॉस किया। दैट्स ग्रेट। और जो अगली शख्सियत हमारे बीच मौजूद है वो है योगेश मालवीय जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस क्षेत्र में उन्हें सम्मानित किया गया है। मुझे ये मलखम्ब के क्षेत्र में मिला है। भारतवर्ष का ये ऐसा उत्कृष्ट अवार्ड दिया जाता है जो किसी भी खेल में प्रशिक्षक के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का जो अवार्ड होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, मुझे रनिंग कैटेगरी में मिला है। ये मलखम्ब खेल जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा खेल है जो कम समय, कम स्थान, कम खर्च पर शरीर को अधिक से अधिक व्यायाम देने वाला खेल मलखम्ब। और बड़े ही गौरव की बात है हमारे मलखम्ब खेल के लिए कि ये गुरु परंपरा से आया हुआ खेल है, और सबसे पहले गुरु को सम्मानित किया है। तो मैं ऐसे गुरुवर जिनके माध्यम से ये परंपरा से आयागत खेल, जिसको भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री किरण जी रिजिजू जी व हमारी यशस्वी मंत्री यशोधरा राजे जी सिंधिया, जिन्होंने इस खेल को सबसे पहले पहचाना और वर्ष 2006 में इस खेल को राजकीय खेल का दर्जा देते हुए इस खेल की महत्वता को समझा। वरन मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में इस खेल की एक नई पहचान दिलाने में श्रीमती यशोधरा जी सिंधिया जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही हमारे मलखम्ब एसोसिएशन के जितने भी अधिकारी पदाधिकारीगण व हमारी जितने भी अखाड़े के जो खलीफा हैं, अखाड़े के गुरुजन व संस्थाएं जहां पर मलखम्ब चलता है, क्योंकि मलखम्ब खेल चलाना बहुत इतना संस्थाओं का खेल है, वो सभी संस्था के ट्रस्टी का भी बहुत बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने इस खेल को इतने समय तक पाल पोस कर बड़ा किया, और आज भारत सरकार ने उसको मान्यता खेल, वो भी द्रोणाचार्य अवार्ड के रूप में दिया है। मैं उसका एक अंश मात्र हूँ, ये उन्हीं को समर्पित है। तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी गुरु को दिया जाने वाला एक बहुत ही उत्कृष्ट और बड़ा सम्मान है ये। जहाँ द्रोणाचार्य की बात होती है तो कहीं ना एक छवि हमारे अंतर्मन में आती है, कोई बुजुर्ग है जिसकी दाढ़ी सफ़ेद है, इस तरीके का एक पिक्चर जो है हम अपने माइंड में बना लेते हैं। बट जब मैं आपको देखती हूँ तो आप काफ़ी युवा हैं, तो किस तरह से, किस उम्र से आपने शुरुआत की, और मुझे लगता है कि किस तरह की प्रैक्टिस है जो आपको इतनी जल्दी या इस उम्र में आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये भारत का एक अत्यंत ही प्राचीन खेल है जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। ये कोई खेल नहीं है, लेकिन दूसरे खेलों में बहुत ज़्यादा सहायक है, लेकिन इस खेल की बहुत उपेक्षा हुई थी। जैसा कि बताया गया कि ये कुश्ती का सहायक खेल है। इसको खेलने वाला खिलाड़ी किसी भी खेल में, किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, क्रीड़ा का संस्कृत कल्चर का क्षेत्र हो, उसमें अगर ये खेल अगर नियमित उसका अभ्यास करता है तो वो बहुत आगे बढ़ता है। तो उसी का परिणाम है कि आपने किस उम्र से शुरू किया सर? खिलाड़ी की कोई उम्र नहीं होती है, वो तो बचपन से ही खेलना सीखता है। मैं
7 वर्ष का था जब हमारे यहाँ पर 130 वर्ष पुरानी जो हमारी श्री अच्युतानंद प्रसादिक जीवाजी राव व्यायामशाला है, जहाँ पर हम सिर्फ खेलने के लिए जाते थे। हमको इस बारे में मालूम नहीं था। बहुत ही भावुक क्षण है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल अपने माँ बाप का नहीं, अपने घर का नहीं, अपने शहर का नहीं, बल्कि अपने प्रदेश का जो है नाम रोशन करते हैं, और योगेश जी आपने वही काम किया है। हम सब के लिए एक इमोशनल मोमेंट है। तो आइए अब सतेन जी से बात करते हैं कि सर, आपकी ये जो तैराकी की शुरुआत हुई है, ये जो आपने गोते लगाना शुरू किया है, ये किस उम्र से शुरू किया और कब आपको लगा कि ये जो पानी है ये मुझे आज एक पुरस्कार दिलवाएगा? क्योंकि पानी से मेरा जो लगाव है, मैं बचपन में जो मेरे प्रॉब्लम दोनों पैरों में लेग में हो गई, मगर गांव में भी आजकल भी हम लोगों को जो हमारे जो पर्सन भी डिसेबिलिटी लोग हैं उनको बड़ा जो समाज में है उनको एक हीन भावना से और इवन उनको तो गलत नज़र से देखा ही जाता है, उनको एक सहारा नहीं, उनके परिवार तक भी गलत बोला जाता है। तो मैं गांव में जब था तो नदी है अभी मेरे गांव में, तो वहाँ पे स्विमिंग करता था और ये बोला जाए आप नहीं कर पाओगे, तो मैंने स्विमिंग किया। तो बट स्विमिंग तो आती थी, बट हमने कभी ये नहीं सोचा इंटरनेशनल और राष्ट्रीय तैराक बनूंगा। बट मैं कहता हूँ जब गांव है जो मेरा भिंड में पड़ता है, महगांव तहसील में गाता, तो वहाँ पर मैं स्विमिंग डेली करता था और पढ़ाई के बाद स्विमिंग किया। बस मेरे पास कोई अवसर नहीं था, तो अवसर आने के बाद 2007 में जब हम गांव से ग्वालियर आए पढ़ने के लिए, तो हमने वहाँ पर LNI लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर आदरणीय VK डवास जी जो प्रोफेसर हैं, तो उनसे मैं मिला। उन्होंने कहा मैंने सर मेरे को स्विमिंग तो आती है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ स्विमिंग भी अलग अलग तरह की होती है। एक लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग होती है और सेकेंड एक उसमें इवेंट स्विमिंग होती है, एक टेक्निकल स्विमिंग होती है। बट हमको स्विमिंग आती थी, टेक्निकल स्विमिंग नहीं आती थी। टेक्निकल स्विमिंग में 4 स्ट्रोक स्विमिंग में होते हैं। तो मैं पैरा इवेंट भी करता हूँ, तो इसमें फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटर एवं ब्रेस्ट 4 तरह का स्विमिंग होता है। 2009 में मेरे को फर्स्ट कलकत्ता में गया तो पैरालंपिक्स में जो मेरा पहला ब्रॉन्ज मेडल लगा। तो जब हम मेडल लेकर आए तो काफ़ी लोगों ने कांग्रेचुलेसन बोला, काफ़ी बधाई दी, लोगों ने पेपर में निकला, तो अपने आप में मोटिवेशन जागा। क्योंकि मैं समझता हूँ जिस प्रकार से एक पौधे को डेली पानी देते हो, उसमें कुछ ना कुछ हमें दिखाई नहीं देता है कि कितना बढ़ रहा है, मगर उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है। इसी प्रकार से जब लोगों ने हमको मोटिवेट किया, मगर वो उस समय तो नहीं दिखा, उसका परिणाम आज हमको दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से छोटी छोटी बूंदों से जीवन नदियों में बहाव बन जाता है, इसी प्रकार से छोटे छोटे स्टेप को मैं लेकर चला और ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया मेरी लाइफ में। मैं कहता हूँ मेरी लाइफ में ही परिवर्तन नहीं हुआ, जो आने वाले जो युवा मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस टीवी के माध्यम से, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं, आप किसी भी परिस्थिति को हारे नहीं, क्योंकि जो आपकी कमजोरी है वही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि कमजोरी देखकर आपको व्यक्ति सहानुभूति दे सकता है, मगर अपने आप कभी को ताकत बना लिया तो आप अपने लिए प्रेरणा के स्रोत नहीं है, समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रदेश के लिए प्रेरणा के स्रोत। आप देश आप पर गर्व करेगा और आने वाले आप जाने वाले आप इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो अपने ऊपर संघर्ष के साथ, डिसिप्लिन के साथ लाइफ को जीते हैं। और एक चीज़ और जो आपने बोली सतेन जी, सहानुभूति की आपने बात करी, तो कहीं भी हम जब डिसेबिलिटी की बात करते हैं या हम किसी डिसेबल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक दया की भावना या एक बेचारा शब्द जो है वो अनायास ही आपके व्यवहार में आ ही जाता है। तो कभी बचपन से लेके अभी तक का जो आपका सफ़र है, ये सहानुभूति कितना बाधा बनी आपके जीवन में? सहानुभूति क्या है, मैं ही नहीं, ये हर दिव्यांग के साथ आज की जो सिचुएशन है। मैं तो माननीय PM साहब का भी धन्यवाद दूँ कि एक दिव्यांग शब्द दिया, नहीं तो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता। गांव में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो शब्द एक मानव सभ्य समाज में हम रह रहे हैं, ये किसी भी के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं सेकंड यही कहना चाहता हूं कि कोई भी जो लक्ष्य है उसमें तो एक जो हम दिव्यांग को देखते हैं तो उसकी जो बाहरी ताकत है उसको डिफाइन कर लेते हैं, कुछ नहीं करता, मगर जिसकी अंदर की इंडिविजुअली जो उसकी जो अनविजुअल पावर होती है वो सबसे बड़ी पावर होती है। हमें उसके अंदर कितनी पावर है वो देखना चाहिए। हम बाहर की चीज़ को देखकर उसको डिफाइन कर देते, ही इज डिसेबल्ड एंड नॉट एबल टू फिजिकली, तो हम उसको बोलते कुछ नहीं कर सकता। मगर हमें जो उसकी इंक्रीज जो उसकी अंदर की पावर है जो हमें विजिबल नहीं दिखती है, मैं कहता हूँ विजिबल पावर वो पावर होती है जो हमको दिखती नहीं है। वो अपने हर कार्य को कर सकता है जो सामान्य व्यक्ति कर सकता है। वो दुनिया में वो ताकत होती है जो दुनिया को बदलने का जज्बा रखती है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि विकलांगता शरीर
को रोक सकती है पर साहस को नहीं रोक सकती है, जज्बे को नहीं रोक सकती, और इसका जो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है वो हमारे बीच मौजूद है। और हमारे जो युवा द्रोणाचार्य हैं, आइए फिर उनसे कुछ पूछते हैं। तो आपकी जो कहानी कुछ अधूरी रह गई थी सर, मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहती हूँ। कब से आपने शुरू किया? आपने बताया कि आपने 7 साल के जब आप थे तब से शुरू किया। तो परिवार का कैसा माहौल रहा जब आप खेलने जाते थे? तो क्या आपको कभी मोहल्ले वालों ने रोका कि अरे ये तो खेलने से कुछ नहीं होगा, कुछ भविष्य नहीं बनेगा? इस तरह के एक्सपीरियंसेस आप प्लीज़ बताएं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा खेल तो ऐसा उपेक्षा झेल रहा था, आज भारत सरकार ने इसको एक नई ऊंचाई दी है। ये वही खेल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो एशियाड हो, ओलंपिक हो के लिए उन्हीं खेलों को। सर हम आपकी कहानी जानते हैं, आपको क्यों ये खेल आपने चुना? आपको कैसे इंटरेस्ट आया उस खेल में कि यार मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, या ये जो है मुझे मज़ा दे रहा है? वैसे आपको बताया था कि हम जो श्री अच्युतानंद प्रसादिक जीवाजीराव व्यायामशाला है वहाँ पर खेलते खेलते जाते थे, और हमारे यहाँ महाकाल की, श्री महाकालेश्वर की जो आखिरी सवारी सावन मास में निकलती है, वहाँ पे शौर्य के रूप में मलखम्ब का प्रदर्शन किया जाता है। और जैसा कि इसका इतिहास है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है या कोई हमारा फंक्शन होता है तो हम उसको शौर्य के रूप में बनाते हैं। हमारा मलखम्ब खेल भी उसी शौर्य के रूप में जाना जाता था। मेरे पारिवारिक वही लोग आगे बढ़ते जिनका संघर्ष अच्छा होता है, और हमारे मलखम्ब खेल का भी ऐसा संघर्ष रहा है कि हम यही नहीं, कई जगह जब हम मलखम्ब का प्रदर्शन करने के लिए आते तो बहुत कम लोग इस मलखम्ब खेल को जानने वाले होते हैं। तो हमको तो शुरुआत हमारे खेल को दिखाने में ही संघर्ष लगता है, और आज इस संघर्ष का ही परिणाम इतने वर्ष बाद भारत सरकार ने इसको एक नई खेल के रूप में ऊंचाई दी है, और आगे वाले समय में मलखम्ब खेल ओलंपिक में जाए। जिस प्रकार आज विश्व में योग जाना जाता है, उस प्रकार एक दिन ऐसा आए कि सिर्फ खेल का नाम होए तो सिर्फ मलखम्ब दिवस के नाम से खेल की अग्रणी रूप में जाना जाए। जिससे इस प्रकार आज कोविड-19 में हमारे पूरे विश्व हमारी तरफ देख रहा है योग के माध्यम से। तो फिजिकल या खेल के क्षेत्र में, जैसा कि पहले ही बताया कि ये कोई खेल नहीं है, दूसरे खेलों में बहुत सहायक है। तो मदर ऑफ इंडिया के नाम से नहीं बल्कि विश्व के खेल मलखम्ब के नाम से जाना जाए। क्या बात है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह आपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, ये जो खेल है ये खुद रोशन होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और जहाँ तक आपने बात करी कि लोग इसे खेल नहीं मानते थे या लोगों को नहीं पता था कि ये भी एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आता है, बट बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ हैं जहाँ पे टैलेंट दिखाया जाता है, और मैंने खुद कुछ टेलीविज़न शोज़ में मलखम्ब को परफॉर्म करते हुए देखा है। तो क्या ये सहायक रहेगा इस तरीके की, जब हम टेलीविज़न के स्तर पर परफॉर्मेंस देते हैं तो क्या वो जागरूकता लाने में आपको लगता है कि सहायक होंगे? जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन हमारा अधूरा रहा था, आपने पूछा था कि आपको इस खेल को संघर्ष कितना रहा है, तो हमारा संघर्ष मलखम्ब खेल के लिए हमेशा रहा है। हमारे जितने भी संगठन हैं या हमारे गुरुजन हैं, जब हम मलखम्ब के लिए जब भी जाते थे कि सर मलखम्ब में ये करना है, मलखम्ब में वो करना है, तो सभी लोगों का ये आग्रह रहता था कि हमको पहले जनता के बीच में, किसी को भी अगर कोई अपनी बात मनवाना है तो आप जनता के बीच में जाइए, उनको बताइए, उनको प्रदर्शन करिए। तो यही टीवी चैनलों के माध्यम से सबसे पहले हमने कलर चैनल के एक रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जिसमें 40,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जो खुली स्पर्धा थी, जिसमें एथलीट, कल्चर एक्टिविटी, अलग अलग कैटेगरी के लोग आए थे। तो मलखम्ब का जब हमने प्रदर्शन करने के लिए हम गए थे तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं था, तो जैसे तैसे उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हमको। फोल्डिंग मलखम्ब हमने बनाया, क्योंकि जो मलखम्ब खेल है वो एक ज़मीन में गाड़ के खेला जाता है। इसकी टेक्निकल बातें अगर होगी तो हम पहले इस खेल को टीवी चैनलों के माध्यम से, साथ ही साथ हमारी जो मीडिया है, जो हमारे समाचार पत्र है, उन्होंने इस खेल को बहुत आगे बढ़ाया और इस खेल को जनता के बीच में लेके गए, और आज उसी का परिणाम है कि ये खेल भारत के मान्यता प्राप्त खेलों की सूची में अग्रणी हुआ है। थैंक यू। मैं सत्येन जी से पूछना चाहूँगी कि सर जो बच्चे हमारे स्कूल्स में हैं, वैसे आजकल स्कूल्स में स्पोर्ट्स एक पीरियड होता है, बट आजकल स्कूल्स में और भी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, तो आप हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो अभी बच्चे हैं जो आगे अपना फ्यूचर स्पोर्ट्स में देखते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं उनको मैसेज यही देना चाहता हूँ कि कभी स्पोर्ट के यही नहीं है कि हम इंटरनेशनल नेशनल बने हैं, ये तो ठीक है बने, मगर हमें जो डेली का जो हारना जीतना होता है, जो कभी भी हम लाइफ में डिफीट होते हैं तो वो डिफीट से हमें आगे ले जाने के लिए स्पोर्ट के माध्यम से इसको सीख सकते हैं। क्योंकि डेली जो खिलाड़ी होता है वो डेली अगर टारगेट को पूरा नहीं कर पाता है तो हार जाता है, सेकेंड डे पूरा करता है तो जीत जाता है। ऐसे डेली उसका हारना जीतना एक खेल बन जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति हो चाहे कोई भी किसी भी फील्ड में हो, जिंदगी को खेल बनाकर जी लेना ही एक वो भी खिलाड़ी होता है। तो खिलाड़ी की भावना से जब हम जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि खेल में तो सक्सेस होता ही है, ज़िंदगी में अगर व्यक्ति सफल हो गया वो भी बहुत बड़ा एक खिलाड़ी माना जाता है। बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर आप खिलाड़ी हैं तो अपने खेल के साथ साथ ये जो ज़िंदगी का खेल है ये भी आप बहुत ही खूबसूरती से खेल सकते हैं, क्योंकि हार जीत फिर आपके लिए बहुत ही एक आसान सी चीज़ हो जाती है। कभी आप हारते हैं और कभी जीत जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं योगेश जी से पूछना चाहूँगी कि सर आपने बोला कि जो खेल है बहुत नया है, इसको अभी नया फेम मिला है, तो आप आने वाले बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मलखम्ब सीखें, खेलें और इस क्षेत्र में भी जैसे आप पुरस्कृत हुए हैं वो भी पुरस्कृत हों? तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? इस खेल के लिए मैसेज तो प्रकृति ने भी दिया है कोविड-19 के तहत कि आज जिस प्रकार अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग करना ज़रूरी है। अगर हमको किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो अभी तक सिर्फ हम कुछ लोग जो मलखम्ब के जानकार लोग रहते थे वही इस खेल की महत्वता को बताते थे, लेकिन इस खेल की महत्वता को जिस प्रकार योग के माध्यम से जानते हैं, अगर हम सभी विद्यालय जो हमारी संस्थाएं जो भी फिजिकल एजुकेशन में उसमें अगर ये कंडीशनिंग के रूप में इस खेल को रखें तो इस खेल का महत्व अपने आप बढ़ेगा और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगा। तो एक शेर मेरे जहन में चल रहा है कि हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता और टूटे जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिए ही समंदर में, कभी किसी दरिए में समंदर नहीं गिरता। तो ऐसी समंदर सी शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है। कार्यक्रम को विराम देने से पहले आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सम्मान बहुत बड़ा है, पर कहीं ना कहीं इसका जो सेलिब्रेशन है वो अब थोड़ा छोटा हो गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पैंडमिक है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो जो पुरस्कार हमें और ऊंचे स्तर पर मिल सकता था वो थोड़ा सा छोटा हो गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख है या फिर आप एक्सेप्ट करते हैं कि अब यही नया नॉर्मल है? देखो, मैं तो कहूँगा मेरा जीवन संघर्ष छोटे से मैं निकला हूँ। वो कैसे कहते हैं, छुपा लेने दो उजालों को, हमसे भला क्या छुपाएंगे, हम तो अंधेरे में जीने वाले हैं, अंधेरा हमारा क्या लेंगे। जब हमने आत कर लिया इन अंधेरों को मिटाने का, जोड़ कर जुगनू को अपना सूरज बना लेंगे। तो हमें मैटर नहीं करते, पुरस्कार होता है, वो कहीं भी दिया जाए, घर पे भी दिया जाए या राष्ट्रपति भवन में दिया जाए, मगर वो रिकॉग्निशन हमारी हुई है राष्ट्रपति महोदय से, वो मैटर करती है। पुरस्कार तो हमारी आज यहाँ पे मिला, वही गरिमा वहाँ पे है, वही है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ अगर ये फॉलो सारी चीज़ें की हैं तो बहुत अच्छा है। इससे एक अवसर मिला है। कोविड से हम किस तरीके से परेशानी से सीख सकते हैं, मगर हम अपने कार्य को रुकावट नहीं कर सकते। कोविड ने हमें परेशानी जो है, जो प्रॉब्लम तो हो, मगर उससे अवसर दिए, तो हमें अवसर की तरफ सोचना चाहिए, नेगेटिव बातों को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत ही सकारात्मक बात आपने यहाँ की है। सर, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये जो वर्चुअली सेलिब्रेशन हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? हमारे मलखम्ब खेल के लिए तो एक इतिहास लिखा है। जब ये इतिहास 12वीं शताब्दी में लिखा गया था कि कुश्ती के पहलवानों को मलखम्ब के अभ्यास से हराया था, और हमारा तो मतलब मैं ही क्या, हमारे सभी मलखम्ब के लिए तो ये एक हिस्ट्री है। और साथ में मध्य प्रदेश के लिए भी कि किसी भी खेल में अभी तक मध्य प्रदेश को ये अवार्ड नहीं मिला है, तो हमारे लिए तो इसका मिलना ही बहुत बड़ी बात है। स्तर कोई भी हो, पर जो आप रिसीव कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है, और उल्लास वही होगा दिलों में, जो मंच कोई भी हो, बट खुशी वही होगी। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं जिन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आपसे चलिए हम कुछ लॉकडाउन प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं कि अभी जो है पूल्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो अभी आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी किए हुए हैं? प्रैक्टिस का ये पूल का अच्छी बात है, मगर जब हम सुबह जब हम बिस्तर से खड़े होते हैं तो हमें
हमें सबसे पहले उसको योगा हो या किसी एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ की जब शुरुआत होती है जब दिन की, तो हमारे अंदर एक इम्यूनिटी पावर, एक पॉजिटिव सोच बढ़ती है। जब इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर आएगी तो जो स्वस्थ मन है, जो स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का विकास होता है। जब हमारा स्वस्थ मन रहेगा तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक सकारात्मक ताकत लगती है। जब हम सुबह से ही किसी नेगेटिव काम में लग जाते हैं तो पूरा दिन भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो अभी का जो मेरा शेड्यूल था कोविड में, वो पूरी तरीके से योगा और मेडिटेशन में रहा। जिस सकारात्मक ऊर्जा जो एक तरीके से हमको टाइम नहीं मिल पाता था, वो हमने उसको एक कंजप्ट कर ली ऊर्जा। तो अब आने वाला जैसे ही होगा तो हम अपने कार्य में लगेंगे और वो उसको दिखाएंगे। अब क्या बात है। तो आपदा को अवसर में आपने बदला है। और योगेश जी से जानना चाहूँगी कि सर अभी लॉकडाउन में कैसे प्रैक्टिस हो रही है आपकी? मैं जिस खेल से बिलोंग करता हूँ वो योग का ही एक पार्ट है। जैसा कि योग एक अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है। ये 8 अंगों से मिलकर बना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसी का ही एक तीसरा अंग आसन है जो शरीर को साधने के लिए किया जाता है। इस लॉकडाउन के दौरान मुझे भारतीय खेल प्राधिकरण की 3 क्लासें योग के रूप में मिली थी। तो मैंने उनसे, जब मेरे पास जब फ़ोन आया कि आपको रोइंग, जिम्नास्टिक और टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को योग का प्रशिक्षण देना है, तो मैंने उनसे विनती की थी कि सर आप आखिरी के 10 मिनट का सेशन हमारे रोप मलखम और मलखम के लिए लें। तो वो बोले कैसे कर सकते हैं हम? तो मैंने बोला सर रोप क्लाइंबिंग आज हर खेल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि शोल्डर की स्ट्रेंथ, हाथ की स्ट्रेंथ हर खेल में ज़रूरी रहती है। और कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है, मलखम खेल का जो कोऑर्डिनेशन। तो योग के माध्यम से हम लोग दिन की शुरुआत करते थे। हमारी जो क्लासें रहती थी अल्टरनेट डे, साथ में हमारे मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट व मध्य प्रदेश मलखम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व हमारे खेल एवं योग कल्याण विभाग के द्वारा जो मलखम, जो हमारा ट्रेडिशनल खेल है, इनके खिलाड़ियों को इस कोविड के तहत स्वस्थ रखने के लिए फेडरेशन व संस्थाओं द्वारा हमारी ऑनलाइन क्लासें चल रही थी, जिसमें हम योग के माध्यम से हम सभी लोगों को प्रशिक्षित कर रहे थे। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि हम जितना खेलेंगे उतना खिलेंगे? नहीं, ज़रूर है ये तो। मैं तो कहता हूँ खेल ही एक, मैं कहता हूँ जो आने वाला समय है वो खेल का समय है, क्योंकि खेल ही ज़रूरी है। क्योंकि खेल से, मैंने कहा नहीं, सकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि खेल से कुछ करने की एक ललक मिलती है। क्योंकि खेल ही एक ऐसी है जो हम एक दूसरे को जोड़ने की भावना रखता है। कोई खिलाड़ी जब मैदान में जाता है वो ये नहीं जाता, ये हमारे एक सम्मान की बात होती है। जब खिलाड़ी अपने प्रदेश स्तर पर खेलता है तो प्रदेश का सम्मान जागता है। जब वो राष्ट्र स्तर पर खेलता है तो उसका राष्ट्रीय सम्मान जागता है। और जब वो इंटरनेशनल पर जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्वाभिमान जागता है। और मैं कहता हूँ ये खिलाड़ी के लिए जो राष्ट्रीय सम्मान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है, तो वो सबसे बड़ा ज़िंदगी का वो पल होता है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हैं। ऐसा सम्मान अगर खिलाड़ी को मिलेगा तो मैं कहता हूँ वो खिलाड़ी अपने ही नहीं, दूसरों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। क्या बात है। आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने ना केवल अपने जिले, संभाग, बल्कि अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। और हमें उम्मीद है कि ऐसे बहुत से अलंकरण और हमारे खाते में जुड़ते रहेंगे अगर आप हमारे प्रदेश के लिए खेलते रहेंगे। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खेल समय में हम आपके पास लाते रहेंगे कई कहानियाँ और कई ऐसी शख्सियत जो ना आपको केवल उस क्षेत्र में सफल होने का रास्ता बताते हैं, बल्कि ज़िंदगी को भी कैसे सफलतापूर्वक जिया जा सकता है ये भी सिखाते हैं। धन्यवाद।